समझ आ गई थी, राइट। हम लोग यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मोमेंट कि आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सैम्पलिंग में ही कर रहे थे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का, सो वी शुड एक्चुअली गो थ्रू दैट। राइट। सो हम लोगों ने कल चीज़ें मैं सही कर लूँ यहाँ से। ओके। तो यहाँ पे हम लोग कल देख रहे थे कैलकुलेट कैसे करनी होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोगों ने। ठीक। तो हम लोगों ने इसमें इसका जो फॉर्मूला पढ़ा था, कैसे निकालते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, कौन रिवाइज करवाएगा? यस मैं महानूर देर। Yes, ma'am. जी। तो बेसिकली हमें पता है कि जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे होते हैं तो हमने अपर लोअर और अपर बाउंड बताना होता है, राइट। कि लोअर रेंज की लोअर वैल्यू क्या है उस रेंज की, और अपर रेंज में वैल्यू क्या, अपर वैल्यू क्या बनती है, ठीक। और उसको मैंने यहाँ पे क्योंकि हम लोग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से देख रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी डिस्कस इट कि हम जो यहाँ पे क्वांटाइल्स दे रहे होते हैं, ठीक, वो हम उसी हिसाब से दे दें कि 0.025 से 0.975 तक का ये रेंज 95 ही बनती है अगर हम इसको 0.95 बनती है अगर हम इसको माइनस करें। तो उस रेंज में इन दोनों क्वांटाइल्स की रेंज में हमने जो है हमने तीन तरह के मेथड से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं। कौन कौन से तीन मेथड थे? हमने देखा कि इनवर्स सीडीएफ भी है, क्वांटाइल मेथड भी है, और इसके अलावा स्टैंडर्ड एरर भी है। स्टैंडर्ड एरर के थ्रू भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम लोगों ने 95% के हिसाब से ही कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। कल हम लोगों ने क्वांटाइल मेथड के थ्रू निकाल के यहाँ पे देखा था कि एनपी डॉट क्वांटाइल किया, और हम लोगों ने ये बूटस्ट्रैप करके जो उनसे डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई थी सैंपल की थ्योरेटिकल पॉपुलेशन, उसको यूटिलाइज करके हम लोगों ने डिस्पेक्टिव अपने जो क्वांटाइल्स हैं वो दिए, और 95% इंटरवल के हिसाब से, और उनको प्रिंट करा के हमें अपर लोअर और अपर बाउंड मिल गई थी, ठीक है। ये जो हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें मिल गया कि ये इतना बनता है। इसी तरह से अब एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसमें क्या है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है यूजिंग स्टैंडर्ड एरर मेथड, ठीक। तो स्टैंडर्ड एरर मेथड जो भी हम बूटस्ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि हम लोगों ने जैसे पढ़ा है स्टेप वाइज कैसे हम लेके चलते हैं कि पहले हम पॉइंट एस्टिमेट निकाल लें, यानी उस सैंपल का, ठीक। और एज द पॉइंट एस्टिमेट हम लोगों ने यहाँ पे कैसे निकाला, कैलकुलेट द पॉइंट एस्टिमेट एज द मीन ऑफ बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें ये चीज़ हमें क्लियर है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम उस बूटस्ट्रैप की निकालते हैं, हम कहते हैं यही उसकी अप्रोक्सीमेशन हमें दे रहा है स्टैंडर्ड एरर की, क्योंकि हमारे पास ट्रू पॉपुलेशन तो है नहीं है। तो थ्योरेटिकल पॉपुलेशन के ही स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कहते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड एरर है, ठीक। और यानी अब कंप्लीट ट्रू पॉपुलेशन का नहीं बता रहा तो एक खुद अप्रोक्सीमेशन है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
और इसके अलावा हमें पता है क्योंकि ये ट्रू पॉपुलेशन नहीं है, तो इसका जब हम मीन लेंगे उसे हम पॉइंट एस्टिमेट कहेंगे। ठीक। तो उसमें उससे इन इन चीज़ों से हम फिर लेटरल अपर एंड लोअर बाउंड निकाल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, क्योंकि मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है, तो मुझे पहले इसको scipy डॉट स्टार्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक। इंपोर्ट करवाने के बाद लेटर ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मुझे स्टैंडर्ड एरर का मेथड यूज़ करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या निकलेगा? फार्मूला ये होगा कि नॉर्म डॉट पीपीएफ, उसमें स्केल में मैं स्टैंडर्ड एरर दे दूंगी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैंने बतानी है उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। और जो मैंने उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बताना है, तो वो मैं उसका पॉइंट एस्टिमेट जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो मीन कैलकुलेट किया होगा ना अपने सेलेक्ट इस डाटा के हिसाब से, तो वो यूटिलाइज होगा। तो इस तरह से हमें स्टैंडर्ड एरर के मेथड से कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल आएगा हमारा। ठीक। अब जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्म डॉट पीपीएफ का फंक्शन पे इलेक्ट्रॉन लगा के जो 0.025 से लोअर बाउंड और 0.975 से अपर बाउंड मेरा निकल जाएगा। ठीक। और स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पे मैं सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लूँगी, मैं वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लूँगी जो मैंने थ्योरेटिकली लाइक थ्योरेटिकल पॉपुलेशन से यहाँ पे कैलकुलेट किया बूटस्ट्रैपिंग से, बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन से। और ये जो बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एज वी नो कि हम कैसे बनाते हैं बूटस्ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास जो भी ये डाटा सेट था हमने पहले इसको इसकी बूटस्ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए बनाई हुई थी। वो हमने कैसे बनाई? ये ऊपर ये इस तरह से कि हम हमें पता है कि हम रीसैम्पलिंग करते हैं। ठीक। तो हमारे पास हम पहले से इसमें ना जो स्पॉटिफाई सैंपल के नाम से जो डाटा सेट था उसमें से ही डांसेबिलिटी का कॉलम लेके उसी के मीन को निकाल रहे हैं। ठीक है। तो उस डांसेबिलिटी के कॉलम को लेके हम चल रहे हैं, तो हमने क्या किया कि स्पॉटिफाई के सैंपल की रीसैम्पलिंग की। ठीक है। स्पॉटिफाई सैंपल के नाम से जो डाटा सेट था इसकी रीसैम्पलिंग की, और उसका जो मीन है डांसेबिलिटी कॉलम का उसके 1000 रेप्लिकेट्स बना के उनको लिस्ट में स्टोर करवा लिया। और ये जो लिस्ट है मीन्स की 1000 मीन्स की, ये हमारा जो है ना बूटस्ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई थी। ठीक है। तो इस बूटस्ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन को लेटर ऑन हमने यूटिलाइज किया कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए। सो गोट इट, लाइक ये इजी था। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसी को अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ओके। सो चलें, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी ये कि अपने इसको याद रखना है। मैं वक्तन आगे भी अगर कभी यूज होगा तो मैं लास्ट में पूछूंगी ये कैसे कैलकुलेट होती है और क्या इनके फॉर्मूलाज हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट है। तो डेफिनेशन और सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके। सो फॉर अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे हम लोगों ने आगे मूव करना है। चलो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अभी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम लोग कल देख रहे थे ए बी टेस्टिंग को। सो ए बी टेस्टिंग में वही ना हो कि हम लोगों ने देखा कि दो एक को मतलब कंट्रोल और ट्रीटमेंट ग्रुप्स में आपस में हमने कंपेयर कर दिया कि किसके रिजल्ट्स मतलब कि क्या हमारा जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया था क्या वो वैलिड भी रहा है और उसका कोई फायदा भी हुआ या नहीं। लेकिन हमें ये तब भी नहीं पता था कि क्या वो वाकई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट हैं, और उससे हमें कितना मतलब कि अगर प्रिडिक्ट करूँ कि अगर मेरा 43% एक ग्रुप में ज़्यादा है वैल्यू दूसरे की निस्बत, तो कितना वो रिजल्ट एक्यूरेट है और कितना वो हमें पॉपुलेशन के बारे में सही डिपिक्शन कर रहा है। तो और क्या मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए? सही। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहा था कि हम अ, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देखते हैं। ठीक। तो आई थिंक हम लोगों ने ये सारा तो कर लिया था। ठीक है। उसमें स्टैंडर्ड एरर निकाल के जी स्कोर्स, और जी स्कोर का भी हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है। राइट। ठीक। हम लोगों को कैसे जैसे पता था कि स्टैंडर्ड एरर हम लोगों ने जो बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं वही अप्रोक्सीमेशन होती है स्टैंडर्ड एरर की। तो हम सीधा ही कैलकुलेट कर लेते हैं जी स्कोर के लिए जो हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक्स था उसको हाइपोथेटिकल पैरामीट्रिकल वैल्यू से माइनस करके स्टैंडर्ड से
डिवाइड करना है तो हमारे पास जी स्कोर की वैल्यू आ जाती है। पॉपुलेशन के लिए यूजली ये होता है कि वैल्यू में से माइनस करें पॉपुलेशन के मीन को, जो पैरामीटर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन से। लेकिन क्योंकि हमारे पास ट्रू वैल्यूज नहीं है, ठीक, तो हम सैंपल के स्टैटिस्टिक्स लेंगे, और जो हमने हाइपोथेटिकल पैरामीट्रिक वैल्यू, ये हाइपोथेटिकल पैरामीट्रिक पैरामीटर जो आएगा, हाइपोथेटिकल पैरामीटर, ये कहाँ से आएगा? मतलब सैंपल स्टैटिस्टिक्स दी स्कोर निकालने के लिए, एक तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स तो मुझे पता चल रहा है कि मैं जो सैंपल लिया होगा उसी का मीन ले लूंगी। तो ये जो हाइपोथेटिकल पैरामीटर आएगा मेरे पास, पैरामीटर की वैल्यू आएगी हाइपोथेटिकल, ये कहाँ से आएगी? एनी गेसेस? कल बताया था या नहीं? गेस शायद स्किप हुआ है। मैम याद नहीं है। कि सो बेसिकली हमें पता है ना कि हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कौन सी है जो हमने कैलकुलेट की हुई है। यस। वो कौन सी थी? कैसे कैलकुलेट की हुई थी हम लोगों ने? जस्ट नाम बता जो दें, ये टर्मिनोलॉजी। कंटिन्यू प्लीज बताएं। ओके, ठीक है, हाँ जी। जो बूट स्ट्रैपिंग करते थे हम, राइट, हमें पता है कि वही थ्योरेटिकल पॉपुलेशन हम बना रहे थे ना बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू। तो उसी जो बूट स्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आई होगी, उसी का ही हम जो है ना मीन निकाल के हाइपोथेटिकल हमारे पास पैरामीटर वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो जस्ट इट वाज द सिंपल वन। तो क्योंकि थ्योरेटिकल पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, वही बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना, हमने जो बनाई हुई है, तो उसी की जो वैल्यू आएगी वो हम कहेंगे। एक तो पैरामीटर वो होता है जो ट्रू पॉपुलेशन का है। जब मैं ऐसे कह रही हूँ कि मतलब पैरामीटर की जब वर्ड यूज होता है तो वो तो ये यूज होता है ना कि पॉपुलेशन से निकली है वैल्यू, ठीक है ना, पॉपुलेशन के डाटा सेट पे हम लोगों ने जो निकाला मीन स्टैंडर्ड डेविएशन उसका। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ हाइपोथेटिकल पैरामीटर, तो हाइपोथेटिकल पैरामीटर फिर किसी ट्रू पॉपुलेशन से नहीं निकला, वो थ्योरेटिकल पॉपुलेशन से। जो थ्योरेटिकल पॉपुलेशन हम कौन सी बना रहे थे, हम बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू बना रहे थे, राइट। तो ये वहां से हम फिर वैल्यू निकालेंगे, और उसकी जो वैल्यू आई होगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे बूटस्ट्रैपिंग करने के बाद। स्टैंडर्ड एरर अगेन हमें पता है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, जब हम उसी बूटस्ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, निकालेंगे, उसको हम कह देंगे स्टैंडर्ड एरर फॉर आर यूज केस इन द सैंपल, राइट। ओके, सो सेम वही चीज़ उसने यहाँ पे की है कि स्टैक ओवरफ्लो का हमारे पास जो डाटा सेट था, जिसमें उसने अपने जितने डेवलपर्स हैं उसके बारे में उनका सर्वे किया हुआ था, ठीक है, और सर्वे का एक डाटा सेट उसने हमें सैंपल उसका दिया हुआ था स्टैक ओवरफ्लो में, ठीक, स्टैक ओवरफ्लो के नाम से। और उसमें जो कन्वर्टेड कंपनसेशन का एक कॉलम है, इसमें उसने जितनी भी उन सब की सर्वे के दौरान उसने डेवलपर्स की कलेक्ट की कि कितनी ईयरली सालाना कंपनसेशन एनुअल, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके उस कॉलम, इस कन्वर्टेड कॉम्पेंसेशन कॉलम में स्टोर किया हुआ है। तो अब ये जो है, ये तो हमारी जब उसने मीन निकाला है उसका डाटा सेट में से, तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा सैंपल स्टार्ट बन गया, राइट। तो ये हमारे पास सैंपल की स्टैटिस्टिक्स आ गई। तो ये हम इसमें इसमें लगा देंगे। जो हाइपोथेटिकल है वो हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनाया हुआ था, या फिर लाइक एक तो ये हाइपोथेटिकल इस तरह से है कि जिसमें हम खुद से, ओके, ये तो पैरामीटर वैल्यू ना। एक जो हमारा मीन, जो हमारा हमारा एक था कि हम लोगों ने, अगर आप ये लाइक रिकॉल करें, तो एक मीन हम लोगों ने कंपनसेशन हाइपोथेसाइज भी किया था, यानी हाइपोथेसिस में हम लोगों ने इस चीज़ को इनिशियली टेस्ट किया था कि वन ये मतलब ये जो 110,000 जो हमारे पास यूएसडी कंपनसेशन ऑन एवरेज है, ठीक, जितने भी डेवलपर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी ये ऑन एवरेज कंपनसेशन है, ठीक है। इसके अगेंस्ट हम देख रहे थे कि यह वाकई में इतनी है या नहीं है, ठीक। तो इसको हमने मेन कंपनसेशन हाइपोथेसिस के नाम से स्टोर करवा दिया, ठीक। और स्टैंडर्ड एरर हमारे पास क्या होगा? ठीक, वो जो भी
स्टैंडर्ड हमारे पास बूट स्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी, राइट। तो इस केस में ये कुछ इस तरह से आई हुई है, 5607। ठीक, तो इन सब वैल्यूज को उसने यहाँ पे ऐड करवाया। ठीक, इस केस में जो हमारे पास हम लोगों ने पहले से एक फिक्स वैल्यू की हुई है, हम वो ऐड करेंगे। ठीक है, और मेन कंपोनेंट जो सैंपल, जो कंपनसेशन सैंपल था, वो हम लोगों ने जो ऊपर जो सैंपलिंग करके मीन निकाला था वो, और ये वैल्यू हमारे पास जी स्कोर की आ जाएगी। अब हम लोगों ने ये देखना था कि क्या ये जो सी 1.707 वैल्यू आई है, इस बेस पे हम क्या ये कह सकते हैं कि वाकई ही एवरेज जो जो कंपनसेशन है वो वाकई में जो हमने फिक्स्ड वैल्यू जिसके अगेंस्ट कंपेयर कर रहे थे वो इतनी ही है। ठीक है, तो इससे हमें जब ये जी स्कोर आया भी है तो कंपेयर करके हमें कुछ इससे पता नहीं चल रहा कि क्या वाकई ये ट्रू है हाइपोथेसिस या नहीं। ठीक, तो इस चीज़ को हम आगे लाइक क्वांटिफाई कर रहे थे, लाइक हम लोगों ने देखना था कि कैसे हम इसके कॉन्फिडेंस को बता सकते हैं। तो उसके लिए पी वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आता है, और पी वैल्यूज के कॉन्सेप्ट को भी हमने लाइक प्रैक्टिकली देख लिया था काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसी चीज़ को जो हमने अभी तक पढ़ा था, अगर मैं इसको अप्लाई करूँ यहाँ पे, इधर, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे उसने हमें जो एक्सरसाइज में लेट शिपमेंट का एक डाटा सेट दिया हुआ है। ठीक, लेट शिपमेंट्स के नाम से उसमें उसने जितनी भी कंट्री वाइज एक सर्विस का पोस्टल सर्विस है, उसके जितनी भी डिलीवरीज लेट हुई हैं या नहीं हुई लेट, ठीक है, उस हिसाब से उसने सारा मतलब उसका दिया हुआ डाटा इसमें कि किस हिसाब की शिपमेंट थी, ये वो सारे ना कॉलम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अगर आप इसको गौर करें। अब इसमें लेट का जो कॉलम है ना, उसके हिसाब से हमने देखना है कि जो जो से यस है उसको हमने लेना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द proportion ऑफ लेट शिपमेंट्स इन द सैंपल, दैट इज द मीन केसेस वेयर द लेट कॉलम इज। अब मुझे प्रोपोर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? जी, अब हमने इस साल से पहले भी एक दफ़ा प्रैक्टिस किया हुआ कि प्रोपोर्शन निकालने हो। अब उसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा कि लेट शिपमेंट में से जो हमारे लेट शिपमेंट्स हैं सैंपल के अंदर, तो उसमें दैट इज द मेन केसेस वेयर द लेट कॉलम इज यस, यानी कि हमने अपने जो ऊपर हमें इसने ये डाटा सेट दिया है, इसमें से लेट शिपमेंट्स का प्रोपोर्शन निकालना है। यानी कि लेट शिपमेंट का प्रोपोर्शन निकालने के लिए जो लेट कॉलम है ना, इसमें से जो जो से यस है इसका मतलब ये है कि वो लेट हुए हैं। ठीक है, तो नो वालों को स्किप कर दो, यस वालों को मतलब मैं सिलेक्ट करके इनका प्रोपोर्शन जो बनाऊंगी, तो वो मेरे लिए मतलब वो इसी डाटा सेट में मैं स्टोर कर लूंगी कि लेट शिपमेंट के प्रोपोर्शन मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा ये आपने बताना मुझे। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ लेट शिपमेंट्स। मीन निकालूंगी ना, ठीक है, तो मुझे प्रोपोर्शन उसका पता चल जाए। ठीक, तो मीन में अगर कैलकुलेट करना हो लेट शिपमेंट्स का जिसमें लेट के कॉलम में यस हो, तो कैसे इसका बनेगा? यानी कि यस, लेट शिपमेंट करके तो आगे स्क्वायर ब्रैकेट में हम ओके, इसका जो कॉलम है लेट, ठीक है, वो लगा दिया। डॉट में ओके, तो डॉट मीन, यस ओके। तो लेकिन इसमें अभी अब ये देखें कि जब मैं ऊपर देख रही थी लेट के कॉलम में, तो यहाँ पर तो यस भी है और नो भी है। तो यानी यस प्रोबेबली ही डिपिक्ट कर रहा है ना कि वो शिपमेंट लेट हुई थी, और नो डिपिक्ट कर रहा है कि शिपमेंट लेट नहीं हुई थी, राइट। जबकि हमारे क्वेश्चन में ये है कि हमने सिर्फ वो बतानी है प्रोपोर्शन जो कि लेट हुई थी।
ठीक है, यानी जिसमें लेट कॉलम यस आ रहा हो। ठीक। तो मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं इसको इसको अगर मैं खाली रन करूँ ना, तो ये मुझे क्या, अच्छा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैम आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। ओके। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। लाइक चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब मेरी आवाज़ आ रही है? यस। जी मैम अब हम्म। क्लियर। ओके, दैट्स गुड। चले, यहाँ पे मैं ये बता रही थी ना कि लेट जो शिपमेंट्स हैं वो यस होंगी तो तभी हमें लेट शिपमेंट्स का प्रमोशन मिलेगा ना, क्योंकि उसमें तो कॉलम में दोनों वैल्यूज हैं, यस भी और नो भी है। तो हमने अगर खाली सिर्फ लेट शिपमेंट्स का देखना है। ओके, तो अगर मुझे सिर्फ लेट शिपमेंट्स का देखना है तो इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ यस वाली वैल्यूज चाहिए। राइट, इट मेक सेंस राइट। क्योंकि नो वाली में तो वो फिर वो उन शिपमेंट्स का प्रोपोर्शन भी बताने लग पड़ेगी जो कि लेट नहीं हुई थी, वो टाइम पे गई थी। ठीक। तो इसको कैसे मैं ट्वीक करूंगी, इस वाले कोड को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। कैसे होगा ये चेंज? हमने किया हुआ है पहले भी काफी दफा। तुक्का ही लगाऊंगा मैं कि ये मीन में जो है डॉट मीन में इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे यस का। मीन कोई भी ऐसा यस का पैरामीटर नहीं लेता। लेकिन इसमें कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं है यस। लेकिन इसको अगर मैं करूँ रन, तो ये मुझे कहेगा कि नो एक्सेस नेम यस फॉर द ऑब्जेक्ट सीरीज, क्योंकि मीन फंक्शन के अंदर ऐसा कोई वो आर्गुमेंट नहीं ले रहा है यस के नाम से। बेसिकली मुझे कॉलम में से मैच करवानी है ना, कि कॉलम की ये वाली वैल्यू मैच हो। ठीक है, तो मैं कॉलम की जहाँ पे बात कर रही हूँ कि इस डाटा सेट का ये कॉलम, तो उसमें मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगी कि उसकी कौन सी वाली वैल्यू, यस वाली वैल्यू। ठीक है, यस कैपिटल वाई से ही इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ राइट, तो इसी तरह ही सेम एज इट इज लिखना है कैपिटल वाई से ही। तो ये यस वाली वैल्यू, यानी कि अब वो लेयर शिपमेंट के डाटा सेट में से लेयर का जो कॉलम है उसमें से सिर्फ वो वाली वैल्यू पहले ले सिलेक्ट कर ले जो कि यस है। तो ये नो वाली जो होंगी ना दूसरी वैल्यूज, या यस के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं उनको स्किप करेगा और उन्हीं रोज को लेगा लेट कॉलम में से जिनकी वैल्यू यस है, फिर उनका मीन ले लेगा। ठीक। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये हमारा प्रोपोर्शन आया 0.061, और ये हमारे पास डाटा सेट आ गया है, जिसमें सारी ये वेट अ मिनट, नीड प्रोपोर्शन सैंपल को प्रिंट करवाया है। ओके, सो ये ऊपर पहले लेयर शिपमेंट्स भी प्रिंट हुई हुई है ना, इसलिए इसको मैं कर देती हूँ, ये जो ओरिजिनल वाला डाटा सेट है ये भी प्रिंट हुआ हुआ है। ओके, ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोपोर्शन मेरे पास आ गया 0.0061 का। राइट, यानी कि ये मीन है एवरेज, यानी हमारे पास लेट शिपमेंट का जो मेरे पास डाटा सेट है ना उसके अंदर एवरेज जो लेट हुई है ना डिलीवरीज वो इतनी है ऑन एवरेज। राइट, उनका मीन आ गया ये यस वाली वैल्यूज का। तो ये मेरा प्रोपोर्शन है। ठीक, लेट शिपमेंट्स का। ओके,
अब नेक्स्ट उसने हमसे ये कहा हुआ है कि फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस, अब ये जैसे वहाँ पे पहले मैं एग्जांपल हम लोग स्लाइड्स में देख रहे थे कि एक उसने कंपनसेशन एनुअल एक बता दी थी कि 100,000, ठीक है, यूएसडी। और हमने ये देखना था कि क्या जो डेवलपर्स हैं उनकी एवरेज स्टैक ओवरफ्लो के डाटा सेट में इतनी एनुअल कंपनसेशन है या नहीं। ठीक। तो उसको मैं फिर कंपेयर कर रही थी। यहाँ पे अब मैंने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, उसने कहा है कि hypothesize that the proportion of layer shipment is 6%। ठीक। कि मैंने अब हाइपोथेसिस ये बना लूँ खुद से ही कि मतलब मैंने थोड़ा सा ये, जाहिर बात है, इसके ऊपर चेक भी किया कि सैंपल में कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक। तो उस हिसाब से ही मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 6% बन रही है। तो मेरे एक हाइपोथेसिस ये बना लेती हूँ इस बेस पे कि यूजली जितनी भी नहीं कि जो जितनी भी डिलीवरीज ये कर रहे हैं पोस्ट, ये जो सर्विस थी पोस्टल सर्विस, उसकी जो लेयर शिपमेंट्स है ना ऑन एवरेज वो 6% है। ठीक। तो वो 6% अब मैंने अपना पर सैंपल से स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी लेके मतलब देखा और मैंने उस बेस पे एक अपना हाइपोथेसिस जनरेट कर दिया जो कि मैं सोच रही हूँ कि पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई हो जाएगा। राइट। कि मैं एक ये बाय जनरली बता दें कि हाँ हमेशा ही इतनी प्रोपोर्शन लेट ही होगी, नहीं हमेशा 6% वाली शिपमेंट्स लेट ही होंगी 6%। लेकिन अब उसको मैंने इसको क्योंकि मुझे क्वांटिफाई करना है, ठीक है, किस हद तक ये बात ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हम स्टैंडर्ड जी स्कोर निकालना है अब मुझे। ठीक। तो जी स्कोर निकालने के लिए हमें पहले जी स्कोर का क्या फॉर्मूला था। जी, अभी तो देर पहले हमने देखा है जी स्कोर का फॉर्मूला। मैम सैंपल में से हाइपोथेटिकल वैल्यू माइनस करते थे और स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड। दैट्स गुड। ठीक है। तो हाँ उस फॉर्मूले के मुताबिक यानी पहले मुझे स्टैंडर्ड एरर का भी पता होना चाहिए। ठीक। तो जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है इस केस में तो मैंने हाइपोथेसिस से ले लिया ना, राइट, 6% है। ठीक। तो ये 6% ही वैल्यू मैं इसके अगेंस्ट इससे कंपेयर करूंगी। तो एक तो मेरे पास आ गई 6%। ठीक। दूसरा कि मुझे स्टैंडर्ड एरर निकालना है जो कि मैं यूज़ कर सकूँ। तो स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए मुझे देखना है कि स्टैंडर्ड बूट स्ट्रैपिंग चाहिए मुझे, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलता है हमने अप्रोक्सीमेशन ही बताई हुई है कि स्टैंडर्ड एरर क्या है। वैसे जनरल स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला होता है इन जनरल। फॉर्मूला पढ़ा भी था स्टैंडर्ड एरर का। एक्सक्यूज मी मैम। यस। जी मैम, मैम महानूर बात करिए, कंटिन्यू करें मैम। स्टैंडर्ड एरर का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइड करते थे ना स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज से। एन यस दैट्स गुड। हाँ जी, ये था कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं पॉपुलेशन की और डिवाइड कर रहे हैं उसके सैंपल साइज के स्क्वायर रूट से। ठीक है, ये था स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला। लेकिन हमें पता था कि हमें ट्रू पॉपुलेशन तो पता नहीं है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है नहीं। तो हमने कहा कि जो हम बूट स्ट्रैपिंग भी लेते हैं ना, ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग कर लें अगर सैंपल से ही और थ्रेटिकल पॉपुलेशन ले लें, ठीक है, और उस बूट स्ट्रैपिंग की भी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं यूज़ करती हूँ तो वो भी एक गुड अप्रोक्सीमेशन दे देगी मुझे स्टैंडर्ड एरर की। तो यानी जब भी मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए निकालनी पड़ेगी स्टैंडर्ड एरर, तो मैं बूट स्ट्रैपिंग की स्टैंडर्ड डेविएशन लूंगी। तो लेकिन अब बूट स्ट्रैपिंग पहले यानी इसका मतलब मैं बनाऊं, ठीक है, फिर उस बूट स्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बनाऊंगी फिर उसी का ही स्टैंडर्ड एरर निकालूंगी ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बूट स्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है लेयर शिपमेंट्स की। लेयर शिपमेंट्स की बात हो रही थी। एक्सक्यूज मी ठीक। मैम। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया। यस। एक्चुअली मैम, जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और बूटस्ट्रैप का तो इसी वर्ष में पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि मीन से जो वैल्यू से गुजर रहा हूँ, अ, वो स्टैंडर्ड डेविएशन और बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हम जो है सैंपल से जो है ना वो क्या पॉपुलेशन बनाते हैं। ये एक कंसेप्ट है। तो मैम ये स्टैंडर्ड एरर के बारे में थोड़ा सा बता देंगे ऐसा। ओके। सो बेसिकली एक मैट्रिक ही है ना जो यूटिलाइज कर रहे हैं हम ये बताने के लिए कि क्या कितना वो रियल वैल्यू से कम या ज्यादा लिख हो सकता है स्टैंडर्ड एरर। व्हाट डज स्टैंडर्ड एरर टेल्स
इसको लाइक अगर आप यहाँ पे इस केस में देखें कि कितना वो एक्चुअल वैल्यू के, यानी हम कितना कॉन्फिडेंट उस बात पे हों कि ये इतनी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हम देख भी लेते हैं, कंफर्म कर लेती हूँ लाइक। वैसे इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, यस, मगर यही है कि जैसे जैसे हमने रिलेटिव एरर को यूज़ किया था, ये जितने भी मैट्रिक्स हैं बेसिकली यही बताते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन की मीन है, ठीक है, वो हमारी सैंपल मीन से कितना डिफरेंस हो सकता है। ये मैट्रिक्स इन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक। मतलब ट्रू वैल्यू से कितनी हमारी जो सैंपल की वैल्यू है वो कितनी दूर है, ये कितनी, मतलब ये कितनी डिफरेंट हो सकती है। तो ये चीज़ बताता स्टैंडर्ड एरर। गॉट इट? जी। ओके। ऑलराइट, अब अच्छा, हम बूटस्ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे थे, ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि मैं स्टैंडर्ड एरर निकाल सकूं उसमें से। अब बूटस्ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाते हैं, फॉर श्योर कि हमें पहले रीसैम्पलिंग करूंगी, यानी सैंपल जो भी मेरे पास गिवन है उसको मैं रिप्लेसमेंट के साथ उसका एक सेम लेंथ का, जिसमें ओरिजिनल लाइक मेरी डाटा फ्रेम में लाइक सैंपल में है जितनी नंबर फ्लोज उतनी नंबर फ्लोज मैंने लेनी होती है, लोग इज इक्वल टू वन कर, सॉरी, फ्रैक इज इक्वल टू वन करके, ठीक। और एक और, मैं रीसैम्पलिंग करने के बाद उनका जो मीन होता है, ठीक है, वो मैं यूज़ कर रही थी, ठीक है। तो रीसैम्पलिंग के साथ मीन जो आ रहा था, ठीक, उस मीन के मैं रेप्लिकेट्स ले रही थी लूप लगा के, ठीक है। लूप में मैं कितने भी 1000 या 5000 जितने भी हैं, ठीक है, वो उतने लूप्स लगा, सॉरी, लूप्स लगा के फिर मैं जितनी मेरे पास एक लिस्ट में मैं वैल्यू स्टोर करवाती जा रही थी। एक मैंने लिस्ट अपनी इनिशियलाइज करवाई हुई थी एम्प्टी। अब जितनी भी मीन वैल्यू 1000 आएंगी, ठीक है, लूप चलेगा 1000 टाइम्स, तो 1000 जो मेरे पास मीन वैल्यू आएंगी, अब 100 से 1 से लेके 1000 तक, ये सारी जो मीन वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन, बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएंगी, बनाएंगी, ठीक। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है कि मैंने एक लेट शिपमेंट बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से एक लिस्ट इनिशिएट करवाई, और मैंने यहाँ पे सैम्पलिंग की, रीसैम्पलिंग की बेसिकली, बिकॉज ये विद रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है, तो इसे मैं रीसैम्पलिंग कहूँगी। और ओके, सो रीसैम्पलिंग की यहाँ पे मैंने, और लेंथ जो है वो मैंने सेम ली जो कि मेरी ओरिजिनल डाटा सेट की है, ठीक है। आइदर वी कैन से फ्रैक इज इक्वल टू वन, यहाँ पे जो एन एन को मैं कह दूँ कि जितनी नंबर फ्लोज यानी उतनी ही है जितनी ओरिजिनल डाटा सेट की हैं, ठीक, सैंपल की हैं, जहाँ जिस जिस सैंपल से मैं पॉपुलेशन बना रही हूँ ये थ्योरेटिकल अपनी। तो उन दोनों की हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज यानी लेंथ जो है वो सेम होती है बूटस्ट्रैपिंग के केस में। सो ठीक, ये मैंने एक सैम्पलिंग करके लूप लगाया 5000 टाइम्स। तो वो क्या करेगा कि बार बार यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग से जो भी वैल्यू आएगी उसको जो है वो यहाँ पे इस लिस्ट में स्टोर करवाता जाएगा, ठीक है, यूज़ करता जाएगा। अब इस केस में जो मेरा अ, इधर सेकेंड, इसके अलावा जो मेरी लेट जो 1 सेकेंड, इसमें लेट प्रोपोर्शन के नाम से जो मैंने मतलब बनाया हुआ था यहाँ पे, क्योंकि मैं कैलकुलेट क्या करना चाह रही हूँ ऊपर, मैं कैलकुलेट करना चाह रही हूँ लेट शिपमेंट्स को। तो यहाँ से तो सिर्फ मुझे एक जनरल सैंपल की मिल रही है ना, मतलब ओवरऑल लेट शिपमेंट्स के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, उस कॉलम के अंदर जो लेट का कॉलम होगा उसमें भी यस और नो दोनों आएंगे इस सैंपल के अंदर, रीसैम्पलिंग के अंदर। लेकिन अभी जो बूटस्ट्रैप का सैंपल है, बेसिकली पहले उसने इसमें से इसका डायरेक्टली मीन नहीं लिया, यहाँ पे इस केस में उसने पहले उसको यूज किया है कि मैंने, क्योंकि अपने क्वेश्चन को देखना है कि उसमें सिर्फ मैं लेट शिपमेंट्स को ले रही हूँ। तो जैसे मैंने पहले मीन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल एक बनाया था, इससे पहले भी कि सैंपल बनाया था, तब मैंने कि लेट जो वैल्यूज हैं वो यस यस वाली हों तो तभी उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसका मीन लेना है। तो इस केस में भी मैं डायरेक्टली फिर वो रीसैंपल कर, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली इसको करके उसका मीन नहीं लूंगी, पहले मैं वो कंडीशन भी अप्लाई करूंगी कि लेट कॉलम में सिर्फ यस वाले हों, क्योंकि मुझे सिर्फ लेट शिपमेंट्स देखनी है। इज इट क्लियर?
जनरली हम लोग जो जेनेरिक स्टेप्स हैं वो तो यही होता है ना कि रीसैम्पलिंग की और वो अपेंड करवाते गए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक हमारे क्वेश्चन के साथ हिसाब से वो कस्टमाइजेशन ये होगी कि हम क्योंकि लेयर शिपमेंट्स में से सिर्फ वो देखने हैं वैल्यूज जिनकी यस हो, तो इसलिए पहले मैं मीन फिर उन्हीं हिसाब से लूँगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली मीन लेती हूँ तो उसमें यस और नो दोनों आएंगे और वो हमारे हाइपोथेसिस के साथ वो ऑटोमेटिकली वो सही एक चेक नहीं होगा जब तक कि दोनों वैल्यू सेम ना हो। राइट। स्ट्रेटेजी सेम होनी चाहिए। तो लेट लेट को ये इक्वल टू यस करके लेटर ऑन मैं उसका मीन लूंगी और फिर उस मीन को अपेंड करवाऊंगी। ठीक है, यानी इस यानी जो मेरे ऊपर मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई थी उसमें अपेंड करवाऊंगी इस लेट जो मेरा प्रोपोर्शन था, लेट शिपमेंट वाला प्रोपोर्शन उसको। तो इस तरह से मेरे पास ये लेट इज इक्वल टू यस के नाम से जो मीन है, ठीक है, उस बार बार वो 5000 मीन्स यहाँ पे लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे, जो कि लेयर शिपमेंट बूटस्ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से स्टोर्ड है। ठीक। तो लेटर ऑन अब मैंने लेट शिपमेंट बूटस्ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो बना ली। ठीक। तो अब इसको मैं यूटिलाइज करके जी स्कोर अब मुझे निकालना है। ओके। सो जो मेरे पास यहाँ पे उसने क्वेश्चन में भी गिवन था और मैंने एक सैंपल से भी अपना आइडिया एक बनाया हुआ था कि क्योंकि मैंने जब ऊपर सैंपल की जो ओरिजिनल सैंपल था मेरे पास बूटस्ट्रैपिंग से पहले, उसमें भी मैंने जब कैलकुलेट किया तो मीन इसका तो ये 0.06 था, ऑलमोस्ट 6%। ठीक। तो मैंने उस हिसाब से एक हाइपोथेसिस बनाया था और हाइपोथेटिकल वैल्यू भी यही बन रही है ना कि 6%। तो एक हाइपोथेटिकल जो वैल्यू है जो आएगी यहाँ पे, वो हाइपोथेटिकल वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं इसे परसेंटेज में नहीं लिखूंगी, मैं इसे मतलब जो रियल वैल्यू से 0.06 लिखूंगी इसमें। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में 6% को। ठीक। ये मेरी हाइपोथेटिकल वैल्यू। अब मुझे स्टैंडर्ड हम मुझे जी स्कोर निकालना है और जी स्कोर निकालने के लिए मेरे पास लेट हाइपोथेटिकल वैल्यू भी है और सैंपल की भी है, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड एरर चाहिए जिससे मैंने डिवाइड करना है। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए ही मैंने, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर मुझे किससे निकलेगा, बूटस्ट्रैपिंग की स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो उस बूटस्ट्रैपिंग की को मैं यहाँ पे जो मैंने ऊपर बनाया था, ठीक है, उसी की स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी है। तो कैसे लूंगी यहाँ पे, एनपी डॉट स्टैंडर्ड। एस टी डी। ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन। यस। और ये लेट शिपमेंट वो ब्रैकेट्स में रखेंगे, लेट ओके। शिपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। तो ये हो जाएगा। और वो डी डी ओ एफ दैट्स जो गुड। वो भी वन। दैट्स गुड। यस। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट, तो वो मुझे यहाँ पे देनी है 1, बिकॉज मेरा जो सैंपल है, लाइक ये जो मैंने बेशक लेयरशिप एंड बूटस्ट्रैपिंग की थ्योरेटिकल पॉपुलेशन है, लेकिन है तो ये एक सैम्पल ही, क्योंकि ट्रू पॉपुलेशन तो नहीं है ना, तो इसलिए ये मैं इसको DD of 1 लिखूंगी। ठीक। उसके बाद यहाँ पे मुझे जी स्कोर निकालना है अब। तो जी स्कोर अब मैं कैसे निकालूंगी, जो मेरे पास सैंपल की स्टैटिस्टिक्स है ये मैंने ऊपर ऑलरेडी निकाली थी यहाँ पे, ये वाली। ठीक है ना, कि मैंने सैंपल जो मेरे पास डाटा सेट था, सैंपल गिवन था, उसी के डायरेक्टली कॉलम्स के यस निकाल लिया था। तो ये जो ये वाली जो वैल्यू है ये तो मेरी सैंपल की आ गई स्टैटिस्टिक्स। तो मैं इसी को यानी ऊपर जब मैं माइनस करना है तो एक ये और डिवाइड माइनस जो हो गई ये हाइपोथेटिकल वैल्यू ये थी। ठीक। तो ये इस वैल्यू से, ठीक है, और डिवाइड कर दूंगी स्टैंडर्ड एरर से। राइट। तो ये मुझे जी स्कोर बता देगा। ओके। ओके, वो मैंने रन नहीं किया। तो ये 0.13 जी स्कोर वैल्यू आई है मेरे पास इसकी।
तो एनी हाउ ये जो जी स्कोर वैल्यू है ये आगे मैं यूटिलाइज करूंगी बेसिकली पी वैल्यूज निकालने के लिए। हमने पी वैल्यूज पढ़ी हुई है, क्योंकि मुझे जब भी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, अब मुझे जी स्कोर मिल गया, हम मुझे ये पता चल गया है कि ये इतनी हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज इतनी बन सकती हैं, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट अभी भी किस बेसिस पे करूंगी, जब तक मुझे पी वैल्यू नहीं पता होगी। वी नो पी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उसी चीज़ को उसने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि मतलब जब भी कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज जस्ट लाइक के जैसे कोई ट्रायल चल रहा हो कोर्ट में, ठीक है। तो जो डिफेंडेंट है, जो उसने क्राइम कमिट किया भी हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हुआ, सो दोनों सिचुएशंस हैं कि मे बी उसने कमिट किया क्राइम नहीं किया। और जो वर्डिक्ट है उसमें भी दोनों सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है उसको गिल्टी कह दिया जाए या ना कहा जाए, ठीक है ना। तो इस बेसिस इस तरह से जो ओपन एंडेड होता है, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी कि कुछ भी रिजल्ट्स निकल सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट एंड वी देन वी नीड टू क्वांटिफाई कि क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, ठीक। तो इनिशियली जो है हम हमेशा जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डिफेंडेंट है वो गिल्टी नहीं है, हमेशा ये अज्यूम करते हैं, और फिर ही हम एविडेंस के लिए कहते हैं कि जिसने जो उसे कहा है कि ये क्राइम किया है वो लेके आए एविडेंस और प्रूव करे कि वाकई में वो गिल्टी है, ठीक है। और वो बायोंड रीजनेबल डाउट हो, ठीक है, यानी इसमें कोई डाउट ना रहे, और फिर वो बताए कि अ, वो गिल्टी है, यानी कि यहाँ पे वो कॉन्फिडेंट हो काफी कि वाकई वो गिल्टी है। कितना कॉन्फिडेंट है एविडेंस से कि वो बंदा जो कि लाइक जिसके अगेंस्ट वर्डिक्ट आ रहा है, ठीक है, वो कितना मतलब कॉन्फिडेंट है इस बात पे जो प्रोसिक्यूटर है कि वो गिल्टी है, सही। अब ये जो कॉन्फिडेंट वाली बात है, यानी ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल से हम क्वांटिफाई करेंगे लेटर ऑन, ठीक। जैसे अब यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो की ही मैं बात करी थी, डाटा सेट ले रही थी, ठीक। उसमें अब वो ये कैलकुलेट कर रहा है कि उसमें एक अडल्ट और चाइल्ड का भी कॉलम है, ठीक। यानी अडल्ट का हिसाब उसने लगाया हुआ है कि अडल्ट उनको कह रहा है जो 14 ईयर से ओल्डर और जो चाइल्ड है वो 14 से कम वाले हैं। और उसने एक जो कॉलम है, ये एज फर्स्ट कोड कट का, इस कॉलम में उसने ये पूछा भाई कि उन्होंने सबसे पहला कोड कब लिखा, ठीक है, किस उम्र में लिखा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस हिसाब से जो उसने एडल्ट और चाइल्ड की डेफिनेशन बताई हुई है कि 14 से कम वाले चाइल्ड है, तो उस हिसाब से जो डाटा सेट मतलब प्रीवियस रिसर्च जो एक हुई हुई थी, उसमें से उसे पता चला कि 35% जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं ना, उन्होंने अपने चाइल्डहुड में ही प्रोग्रामिंग यानी 14 ईयर से कम वाली एज में ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी। ये एक रिसर्च है, ठीक है। अब उस रिसर्च बेस पे उसने ये कहा कि मैं क्या ये फिर लाइक ये क्या ये एज एन एविडेंस यूज हो सकता है कि मैं ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ डाटा साइंस यानी मैं डाटा साइंसिस जितने भी हैं ना डाटा साइंटिस्ट, मैं उन सब पे ये अप्लाई कर दूं कि अ, उन सब ने प्रोग्रामिंग चाइल्डहुड एज में स्टार्ट की थी, ठीक। क्या ये जो रिसर्च बेस्ड डाटा है 35% वाला, क्या ये इतना इनफ है कि मैं इस बेस पे ही कह दूं कि ये एक एविडेंस है कि जितने भी डाटा साइंटिस्ट हैं इस दुनिया में वो सब भी उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग डाटा साइंस की जो के साथ से या जो भी प्रोग्रामिंग थी फर्स्ट कोड वो अपना 14 ईयर से पहले लिख दिया था, ठीक। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए फिर मेरे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाती है, ठीक। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि हाइपोथेसिस तो कोई भी वो स्टेटमेंट है जो कि मैं जनरेट करती हूँ, ठीक है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है जिसको भी मैं टेस्ट करना है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे साइंस साइंस में हम तो कहेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या ये वाकई वैलिड है या रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे जो भी मेरी इन्फ्लुएंस है, जो मैंने रिसर्च बेस पे यहाँ पे जैसे ऊपर बात की कि 35% ऑफ ऑल दैट साइंटिस्ट आर स्टार्टेड कोडिंग एज अ चिल्ड्रन, तो वो एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होगी। अब उसको compete करने के लिए एक ये है H0, ठीक। और यानी नल हाइपोथेसिस है जो कि हमारा एग्जिस्टिंग आइडिया है, ठीक है। तो यूजली अब जैसे एक ये भी कन्वेंशन है कि जो भी एग्जिस्टिंग आइडिया है आपका, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे ले लूँ नल हाइपोथेसिस के तौर पे। और जो न्यू चैलेंजर आइडिया होगा यानी जो मेरा अपना रिसर्चर का आइडिया है, ठीक है, जो रिसर्चर ने अपनी किसी बेस पे लाइक एक्सपेरिमेंट पे या अपने एनालिसिस की बेस पे एक न्यू आइडिया जनरेट किया है, ठीक है। तो उसको एज एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेगा। जैसे यहाँ पे जो एक एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस है रिसर्च बेस पे, रिसर्च ये थी कि 35% ऑफ देम आर स्टार्टेड कोडिंग एज चिल्ड्रन, राइट। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फिर होगा लाइक उसके अल्टरनेटिव में हो सकता है मैं ये कह दूं कि नहीं वो ये नहीं है, यानी उसके अगेंस्ट जो मेरी एनालिसिस आया ना उसके मुताबिक ग्रेटर देन 35 है,
तो ये मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। और इसमें उसने थोड़ा सा ये बताया हुआ कि जो नोट है एच नोट का, ठीक, तो ये नोट बेसिकली क्या है कि इसका मतलब भी जीरो होता है। सही, ब्रिटिश वर्ड है, लाइक ब्रिटिश इंग्लिश का जीरो का मतलब है इसका। तो ये बाय कन्वेंशन ही हम इसे एच नोट से डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। क्यों, और जीरो मैम भी क्यों है? यस। मैम इसको हम जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये भी तो कह सकते हैं कि चिल्ड्रन आर ग्रेटर देन चिल्ड्रन आर स्मॉलर देन 35%। यस। यस, वो हम पे डिपेंड करता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लाइक बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस एक्सपेरिमेंटेशन हम क्या जनरेट करेंगे, लेस देन भी कह सकते हैं और ग्रेटर देन भी कह सकते हैं। जी मैम। ओके। और ये नो डिफरेंस जो है ना, अगेन वो जो ये यहाँ पे नोट एच नोट, नल हाइपोथेसिस को एच नोट से हमेशा डिनोट करता है, नोट का मतलब ही जीरो है। सो बेसिकली हमेशा मैंने जैसे बताया भी हुआ है कि नल हाइपोथेसिस में बाय डिफॉल्ट लाइक बाय कन्वेंशन ही यूज होता है कि हम नल हाइपोथेसिस में नो डिफरेंस की बात करते हैं, कि कोई डिफरेंस नहीं है। यानी जैसे यहाँ पे जो हम ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड वैल्यू यही है, ठीक है, 35, ठीक है, यानी जो जितने भी प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हैं वो किस एज में कोडिंग स्टार्ट करते हैं, वो 35 में ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर दो चीज़ों को, यानी हमने प्रोपोर्शन में वेरिएबल को स्पेसिफिक वैल्यू साइन कर देते हैं इक्वल करके, ठीक। या फिर कोई दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये कह देते हैं कि इनमें दो चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक, दोनों सेम है। और उसके अगेंस्ट पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक खुद से जनरेट करके, अब एक तरह से कह लो जैसे कोर्ट का ट्रायल स्टार्ट हो गया, वैसे एच वो जो गवाह और जो मतलब जो दूसरा पार्टी पार्टी है गिल्टी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आती हैं, तो वही सारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और फिर उसके बाद हम ये पूरा प्ले काइंड ऑफ रोल प्ले करके कोर्ट रूम वाला, तो फिर ये हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। और बाय डिफॉल्ट हम यही कहते हैं, वैसे तो मैं मतलब पहले भी बताती रही थी पी वैल्यू का, कि हमने अगर पी वैल्यू कम है, ठीक, 0.05 से, तो हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। लेकिन जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो हम हमेशा क्योंकि नल हाइपोथेसिस को लेके चल रहे होते हैं, नो जो कि एच नॉट है, राइट, हमारा, हम बेसिकली ज़्यादा इस टर्म में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना एच ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है ना, फर्ज करो कि मेरा जो पी वैल्यू है लाइक वो 0.05 से कम आई है, और मैं उसमें कहती हूँ कि भाई मैंने जो एच ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट करना है, तो बजाय इसके कि मैं उसको मैं स्टेटमेंट ये लिखूँ कि वी विल एक्सेप्ट आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मैं ये लिखूंगी कि वी रिजेक्ट आर नल हाइपोथेसिस, क्योंकि बात एक ही है। लेकिन यूजली जो स्टेटमेंट हम रिजल्ट में देते हैं, या आपने पहले पढ़ा भी होगा स्टार्ट में, कि जब भी हम रिजल्ट में कंक्लूजन में ये बात बताते हैं ना कि क्या हमने रिजेक्ट एक्सेप्ट किया है रिजेक्ट किया है, तो हम ये ज़्यादा नल हाइपोथेसिस के टर्म में बात करते हैं। अगर मैंने अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया ना, तो मैं ये नहीं लिखूंगी वी विल एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बल्कि मैं ये लिखूंगी कि वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और अगर मैंने अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फर्ज करें कि वो मेरा रिजेक्ट हो रहा है ना, ठीक है, तो मैं फिर भी नल नल हाइपोथेसिस के ही टर्म में बात करूंगी कि ये रिजेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि ये एक्सेप्ट हो गया। तो मैं ये कहूंगी कि वी विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। सो यानी हम ज़्यादा एच नोट के टर्म्स में बात करते हैं, और हम शुरू में ये अज्यूम करते हैं कि एच नोट ट्रू है, और फिर एच ए के हिसाब से देखते हैं कि क्या हमने उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सही, यानी अगर एक एक्सेप्ट हो रहा है तो दूसरा रिजेक्ट ही हो रहा है ना, ये तो पता ही ऑब्वियस है, ठीक। और फिर हमें यहाँ पे कितने हम कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने एक नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने में कि हमें कोई डाउट ना हो, ठीक है, ठीक, कितने हम कॉन्फिडेंट हैं, तो उसके लिए हम फिर सिग्निफिकेंस लेवल यूटिलाइज करते हैं उस चीज़ को बताने के लिए कि कितना हमें उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है। सिग्निफिकेंस लेवल क्या था, हमने डिस्कस किया था कि जो मैं थ्रेशहोल्ड की बात कर रही थी ना पी वैल्यू में, ठीक है, कि हम एक कट ऑफ वैल्यू देते हैं कि किससे कितने से वैल्यू ज़्यादा ये कम हो तो हम ये समझें कि ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। यानी हमने ये तो देखा था कि 0 से 1 में यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज हैं, ठीक है, प्रो पी वैल्यू, ठीक है। और हम ये कह रहे होते हैं कि जो लाइक मतलब ये हम कट ऑफ लिमिट ना दें, तो हमें अगर कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.1 आई है, तो मुझे क्या पता 0.1 की बेस पे मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, जब तक मैं कट ऑफ लिमिट नहीं लगाती। यानी मैंने अब इस केस में अगर 0.05 कट ऑफ लिमिट लगाई है, तब मुझे पता है कि अगर इससे कम वैल्यू आएगी तो इस तरफ जाएगी, और इससे ज़्यादा वैल्यू आएगी तो इस तरफ, यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और नहीं तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा।
तो मतलब ये कट ऑफ लिमिट जो मैं लगा रही थी ना 0.05 जैसे इस केस में, तो ये बेसिक बेसिक ये क्या है, ये सिग्निफिकेंस लेवल जिसको मैं अल्फा से शो करती हूँ। ठीक। ओके। सो अब इस केस में अब ये जो वन टेल और टू टेल टेस्ट ये भी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। तो क्या होता है ये वन टेल और टू टेल टेस्ट? ये मैं आप लोग आप लोगों से क्वेश्चन है, लाइक रिकॉल करें अगर थोड़ा सा याद आता है कि क्या होता है ये। मैम वन साइड टेस्ट और टू साइडेड टेस्ट। लाइक कैसे? लाइक वन टेल्ड अगर मैं कहूँ तो वन साइडेड कैसे है, और टू टेल्ड कहूँ तो फिर वो कैसे है? वन टेल में पार्ट उनके जो है पार्टिकुलर डायरेक्शन एक कोई होगी स्पेसिफिक। ओके। यस। हाँ जी, यानी हमें ग्रेटर देन या लेस देन का कोई साइन पता चल रहा होगा, और टू टेल्ड में इक्वली होता है ज़्यादातर यूज़। ठीक। तो उसी चीज़ को इसने जो है ना यहाँ पे इस तरह से कर्व से बताया है, कर्व से समझाने की कोशिश की है कि जो यहाँ पे राइट साइड पे लाइक आ रही होगी वैल्यूज, राइट टेल्ड और लेफ्ट, ये तो पता चल ही रहा है। ठीक। तो वही कह रहे हैं कि अगर मैं अल्टरनेटिव जो है मेरा, यानी कि वो डिफरेंट फ्रॉम नल, मैं सिंपल कह रही हूँ कि मुझे ये टेस्ट करना है कि जो इसके अलावा कोई क्लास तो नहीं है ना इसके बाद कोई, या कोई वेबिनार वगैरह तो नहीं है ना? राइट, अगर कोई पाँच नो मिनट में मैम। पढ़ो जाओ। ओके ठीक है। नहीं। सही। तो यहाँ पे ये कि एजेस को देख रही होती, यहाँ पे उसने दिखाया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के, अब यहाँ पे वो कैसे बता रहे हैं वन टेल और टू टेल, वो ये कहता है कि अगर अल्टरनेटिव जो है वो डिफरेंट है ना उससे, यानी अगर मैं सिर्फ ये टेस्ट कर रही हूँ कि क्या वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है, तो उस केस में मुझे ये फिर सारी कर्व के थ्रू ही देखना पड़ेगा, ये सारी कर्व लेनी पड़ेगी डाटा में। ठीक। तो इसलिए वो टू टेल्ड हो जाएगा, उसमें ये दोनों साइड्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, क्योंकि पूरी कर्व ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये देख रही हूँ कि ग्रेटर देन नल हाइपोथेसिस, यानी जो भी कोई स्पेसिफाइड वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, ठीक है, मतलब उस स्पेसिफाइड वैल्यू से ग्रेटर है अल्टरनेटिव मेरा, यानी जैसे ऊपर वाले केस में मैं कह रही हूँ कि वो 35% से ज्यादा वैल्यू है। ठीक है। तो ग्रेटर देन 35% अगर मैं कह रही हूँ तो यानी कि अब मुझे फिर ये ग्रेटर राइट साइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो राइट साइड वाली जो राइट टेल है इस साइड पे देखना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैं से कहूंगी कि ये वाला जो टेस्ट है ना वो राइट टेल्ड टेस्ट कहलाएगा। ये राइट। और इसके अलावा अगर लेस देन है तो मुझे यानी ये लेफ्ट साइड पे देखूंगी फिर मैं, ठीक है, तो इसलिए फिर ये वाला पोर्शन सिग्निफिकेंट होगा कि इस रीजन में मुझे चेक करना है कि क्या वाकई वो वैल्यू पार करती है नहीं, तो उस केस में फिर वो लेफ्ट टेल्ड होगा। सही। तो अब जैसे मेरा ये हिपोथेसिस था कि प्रोपोर्शन ऑफ डाटा साइंटिस्ट स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग एज अ चिल्ड्रन ग्रेटर देन 35, तो ग्रेटर देन 35 वाला यानी स्पेसिफाइड वैल्यू से मैं ग्रेटर देख रही हूँ, तो ग्रेटर वाला यानी राइट साइड पे फॉल करेगा फिर। ठीक। तो ये राइट टेल टेस्ट होगा। इस चीज़ की क्लैरिटी है? सो बेसिकली हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो फ्रेज है उस बेसिस पे हम ये देखते हैं कि ये टेस्ट कौन सा है, मतलब टू टेल्ड है, राइट टेल्ड है या लेफ्ट टेल्ड है, और लेफ्ट टेल्ड और राइट टेल्ड ये दोनों वन टेल्ड ही कहलाते हैं, राइट। ठीक है, वन टेल्ड की आगे से दो टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। तो पहले बेसिकली टू टेल्ड या वन टेल्ड टेस्ट होता है, वन टेल्ड से आगे दो टाइप्स हैं, लेफ्ट टेल्ड या राइट टेल्ड। ओके। सो आगे अगर मूव करें तो पी वैल्यूज, अगेन हमें पता है कि पी वैल्यू क्या थी। अब ये अब जब मुझे ये ऊपर लाइक मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो ऑफ कोर्स मुझे एक पी वैल्यू से ही पता चलेगा ना, डिसाइड करना है कि कितनी को पी वैल्यू आई है, और उस हिसाब से मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूँ, तो वो जो पी वैल्यू आएगी जिससे मैंने थ्रेशोल्ड से कंपेयर करना है सिग्निफिकेंस लेवल से अपने, तो वो जो पी वैल्यू है बेसिकली वो क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी बताती है कि किसी भी रिजल्ट के आने के, कि अगर मैं ये ज्यूम करके चलूँ कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है तब। तो जो लार्ज पी वैल्यू होती है, जैसे हमें पता है कि वो सपोर्ट करती है नल हाइपोथेसिस को, यानी क्योंकि 0 से 1 तक वैल्यूज होती हैं पी वैल्यू की, 0 से 1 रेंज में होती हैं वैल्यूज, और अगर लार्जर वैल्यू है तो हम कहते हैं कि इसमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, और अगर स्मॉलर वैल्यू है तो वो उसने इसका मतलब ये है कि जीरो की तरफ जा रहा है तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होगा।
राइट। यानी हम कहेंगे फिर कि हम वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इन दैट केस कि अगर हम अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक। तो और ये इसमें जो ये अगेन उसने भी ये बताया कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट एच नोड अगर मुझे मिल जाए। और इसमें ये है कि स्टैटिस्टिक लाइकली इन द टेल ऑफ नल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर पी वैल्यू स्मॉल हो तो हमें लाइक यूजली वो ये होगा कि वो न जो नल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। ठीक है। उसमें टेल के अंदर पॉसिबल ज़्यादा चांसेस हैं कि पी वैल्यू इस साइड पे होगी। टेल्स में लार्ज पी वैल्यू का मतलब ये है कि वो टेल में एग्जिस्ट नहीं करी। मोर लाइकली जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे पीक वाली साइड पे होंगी, जो मिडल पोर्शन है उसमें होगी। ठीक। तो पी जो प्रोबेबिलिटी और स्मॉल मीन्स लाइक यानी स्मॉल पी वैल्यू का मतलब है कि जीरो के करीब है। ठीक वैल्यू, और हमने फिर उस हिसाब से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। अब इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी मुझे पी वैल्यूज निकालनी है ना, ठीक है, पी वैल्यू अब मुझे कैलकुलेट करनी करूँगी तो अब मैं हमेशा ही कह रही हूँ कि पी वैल्यू अगर जीरो के करीब है या पी वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है या ज़्यादा है। लेकिन वो पी वैल्यू आनी कहाँ से है? वो पी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो फिर पता चलेगा ना कि क्या मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो उस पी वैल्यू को कैलकुलेट करने से भी पहले मुझे जी स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पी वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, उसमें मुझे जी स्कोर चाहिए। ठीक है। यानी पाइथन के कोड में अगर मैं पी वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में के हिसाब से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन लगाऊंगी और जी स्कोर उसे दूंगी। ठीक। तो ओनली देन आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द पी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। तो अब मुझे उससे पहले जी स्कोर निकालना है। तो जी स्कोर हमने पहले भी देखा है कि कैसे निकलता है। जो सैंपल की स्टैटिस्टिक्स है और जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना स्टैंडर्ड एरर से। स्टैंडर्ड एरर बूटस्ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से। और जो मेरे पास सैंपल की स्टैटिस्टिक्स है वो वही जो मेरे पास रेलिवेंट कोड है, जैसे इस केस में एज फर्स्ट कोड है स्टैक और फॉरवर्ड डेटा सेट का, जिसमें चाइल्ड वैल्यू के इक्वल हुई, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज आ रही होंगी, चाइल्ड और एडल्ट। ठीक। तो हम ये देखने के जो चाइल्ड है वो हमने उसका देखना कि वो 34 से नल हाइपोथेसिस के मुताबिक वो 34% है। ठीक। जबकि मैंने अगर सैंपल स्टैटिस्टिक्स की तो मुझे पता चला कि वो 34 से ज़्यादा बन रहे हैं, 39%। ठीक, ऑलमोस्ट। तो इसलिए मैंने फिर उस हिसाब से ये कह दिया कि वो ज़्यादा है। लाइक अब इस केस में उसने यहाँ पे 35 लिया हुआ है हाइपोथेटिकल वैल्यू। ठीक है। तो यानी फर्स्ट करें कि नल हाइपोथेसिस ये है कि 35% है। जितने भी जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं वो चाइल्डहुड में ही, या मतलब 35% जो डाटा साइंटिस्ट हैं वो चाइल्डहुड में ही अपना जो है ना कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तो ये हमारी जो 35% है यानी 0.35 वो हमारी हाइपोथेटिकल वैल्यू हो जाएगी। ये नल है एच नॉट से जो नल हाइपोथेसिस है ना बेसिकली उससे आया। ठीक। और ये जो मैं ग्रेटर देन कह रही हूँ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इस केस में। अब चूंकि ये मेरे जी स्कोर इस तरह से निकल गया जो मैंने पहले निकाला भी है। ठीक है। अब जी स्कोर को यूटिलाइज करके मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वही अप्लाई करके तो पी वैल्यू निकाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे 1 - क्यों लिखा है, ये हम लोगों ने पहले भी नॉर्म डॉट सी डी एफ यूज़ किया हुआ है, राइट। तो उसमें मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 1 - हम कहाँ पे लगाते थे। अब इस केस में कैसे है, ये 1 - क्यों लगा है, क्योंकि जब भी राइट चाइल्ड है। ठीक। तो राइट चाइल्ड के केस में, क्योंकि राइट चाइल्ड का क्या मतलब है कि मैं ग्रेटर देन वाला देख रही हूँ ना। ठीक है, ग्रेटर देन 35। तो इस केस में यानी ये थोड़ा सा मैसअप है साइंस का। ओके, तो ग्रेटर देन 35 है। तो इसलिए मैं उसे कहूँगी कि ये राइट चाइल्ड है। ठीक है ना। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो भी हम जो लैंग्वेज है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की उस बेस पे डिसाइड हो रहा है ना कि कौन सी टाइप है इसकी। अगर मैं कहती कि लेस देन 35 लेना है तो फिर वो लेफ्टेड होना था और फिर मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो ऐसे ही यूज होना था। लेकिन क्योंकि ग्रेटर देन 35 देख रही हूँ इसलिए 1 - नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज को निकाल रही हूँ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। लोग क्या बताते हैं मुझे? जी, इस लोग ने मुझे क्या बताना है? देखिए मैंने लॉग जीरो सेट किया, क्यों सेट किया जीरो, और मैंने स्केल को मैंने 1 क्यों सेट किया?
लॉग मीन बताता है और स्केल जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन। यस दैट्स गुड। हाँ जी, और इससे क्या मतलब है कि ये जो मैंने मीन जीरो ली और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैंने कौन सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले ली है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है और मीन 0 है? इसका नहीं पता मैम, 0 और 1 का ये क्यों मीन 0 क्यों लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 क्यों लिया? ओके सो मैम महानूर, कैन यू टेल? मैम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो यस होता है। दैट्स गुड। यस, क्यों हम इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हुए फिर लोग को जीरो, स्केल को वन ही लिखेंगे। और फिर उसको यूटिलाइज करेंगे, उसी स्कोर हमने जो पहले निकाला है ऑलरेडी, उसको यूटिलाइज करके फिर हम पी वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो पी वैल्यू आई है, ये आई है 3.14। और सॉरी, ये पूरी वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, 10 टू पावर -5 भी है। तो ये 3.14 इंटू 10 टू पावर -5 -5 बनती है वैल्यू। अगर मैम डिस्ट्रीब्यूशन टाइप बदल जाए तो हम लॉग और स्केल की जो वैल्यूज हैं वो चेंज कर देंगे। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर तो पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इस वजह से लॉग 0 रखा है, स्केल 1 रखा है। असल में अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर लॉग और स्केल की वैल्यूज भी चेंज होंगी। एम आई राइट? फिर हम इसमें पैरामीटर्स दूसरे आते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के, हमने देखा था पहले थोड़े कुछ लेक्चर्स पहले हम लोगों ने देखा था कि हर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग आर्गुमेंट्स लेती है। तो उसमें फिर हम कि हमें ये पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही हमेशा डिफाइन होती है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से, जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में तो सारी वो वैल्यू सेम होती हैं। ठीक है, तो उस केस जी में ज़रा जी। इंटरवल या कोई और मतलब आर्गुमेंट जाता है। ठीक है, तो हर डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग डिफाइन करने के लिए जो आर्गुमेंट्स हैं वो रिस्पेक्टिवली देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ होगी, बिकॉज हम ये टेस्टिंग करते हुए ये अज्यूम करते हैं कि ये जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगी। और अगर नॉर्मल नहीं होती तो हमने ये भी बात की थी कि हम उनको मतलब स्टैंडर्डाइजेशन से या मीन मैक्स स्केलिंग से नॉर्मलाइज करवाते हैं, फिर उसके ऊपर ये सारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर फिर भी नॉर्मल ना हो तो फिर उसके पैरेलल में डिफरेंट टेस्ट हैं जो यूज़ होते हैं। तो इसलिए वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए यूज़ करें क्योंकि assumption यही है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो इस चीज़ को आगे मज़ीद हम क्लैरिटी से देखेंगे कि क्यों क्या है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग का, तो वो लेटर ऑन देखेंगे। एंड हाँ, इसमें अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास पी वैल्यू आई है 3.14 इंटू 10 टू पावर -5। अब यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यही हुआ कि 3.14 यानी, और यहाँ पे 10 टू पावर 5, यानी कि 1 लाख वैल्यूज में से, ठीक, तीन यानी कि इसमें से ये पता चल रहा है कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 3 आउट ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो इस चीज़ की समझ आई है, यानी कि मैंने मतलब जो चांसेस हैं अपने मेरे नल हाइपोथेसिस के, वो कितने हैं कि 3 आउट ऑफ 1 लाख है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 1 सेकेंड, इसमें मैंने लाइक इसको मैं लाइक बाद में देखते हैं कि क्या 3 आउट ऑफ 1 लाख का मतलब है, लेकिन अभी के लिए मैं अगर इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देखूं इसी को इस स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का मैंने पहले ही जैसे आइडिया दे दिया हुआ है कि कट ऑफ लिमिट है। ठीक है, 0.05 इस केस में। तो उसके हिसाब से फिर हम लेटर ऑन कंपेयर करके बताएंगे कि ये रिजेक्ट करनी है एक्सेप्ट करनी है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं इसको सिंपली कैलकुलेट कर लूँ कि यही जो हमने प्रैक्टिस की है ना पी वैल्यू निकालना, तो सेम वैसे ही हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये मैं फिर आप लोगों को शेयर अभी कर देती हूँ, ये आप क्लास के बाद अपने एंड पे कीजिएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसकी पी वैल्यू को इंटरप्रेट करके बताना है। फिलहाल के लिए इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी बनती है कि 3 आउट ऑफ 1 लाख जो है ना पी वैल्यू में आ रही है वैल्यूज। ठीक है, तो आगे आगे जैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा फिर हम इसको मजीद इंटरप्रेट करेंगे कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना।
सो यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, क्लियर। ओके, जी मैम। ऑलराइट देन, सो वी विल कॉल इट अ डे। इतना ही आज के लिए काफ़ी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।